हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 21। रुद्र के पीछे प्रिया। जानवी जब वापस आती है तो देखती है समीर वहाँ नहीं था। वह ईशानी से पूछती है, यह समीर कहाँ चला गया? ईशानी बोली, पता नहीं, शायद लाइब्रेरी चला गया होगा। जानवी बैठकर अपने समोसे खाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वह ईशानी से बोली, शानू, आज कोई क्लास भी नहीं है तो क्यों ना हम शॉपिंग पर चले? वैसे भी एक हफ्ते बाद हमारी फेयरवेल पार्टी है तो उसमें पहनने के लिए ड्रेस भी खरीद लेंगे। ईशानी मना करते हुए बोली, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस हैं, मैं उसमें से ही कुछ पहन लूँगी। मगर जानवी ज़िद करते हुए बोली, नहीं, तू अपनी उन ओल्ड फैशनेबल ड्रेस में से कुछ नहीं पहनेगी। तेरे लिए ड्रेस मैं पसंद करूँगी। और वह ईशानी को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक मॉल के बाहर खड़ी थीं। ईशानी जानवी को मनाते हुए बोली, जानवी प्लीज़ मेरी बात तो सुन। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस हैं, तू अपने लिए शॉपिंग कर ले। जानवी ईशानी को घूरते हुए बोली, मैंने कहा ना, हम दोनों मैचिंग ड्रेस पहनेंगी। आखिर यह हमारे कॉलेज का लास्ट फंक्शन है। ईशानी समझ गई कि अब जानवी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह चुपचाप जानवी के साथ मॉल के अंदर आ गई। मॉल के अंदर टॉप फ्लोर पर हर्षित कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। वे लोग इस मॉल के डिज़ाइन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि यह मॉल हर्षित का था। वह हर्षित की कंपनी से इसी तरह का एक मॉल अपने शहर में भी बनवाना चाहते थे। हर्षित उन्हें अपने मॉल का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा था। घूमते घूमते उसकी नज़र एक शोरूम पर गई, जिसमें जानवी और ईशानी अपने लिए ड्रेस देख रही थी। हर्षित को तो यकीन ही नहीं होता कि उसने जानवी और ईशानी को यहाँ अपने मॉल में देखा। वह उन लोगों से बात करते करते उस शोरूम में आ गया जहाँ जानवी और ईशानी थे। वह अपने असिस्टेंट से बोला, तुम इन्हें पूरा मॉल दिखाओ और जो भी इनके पॉइंट्स हो उन्हें नोट कर लेना। मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं चलता हूँ। वह उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। जानवी और ईशानी पूरा मॉल घूम चुकी थी, मगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आती। ईशानी जानवी से बोली, जानवी, आखिर कैसी ड्रेस चाहिए तुझे? पूरा मॉल छान लिया पर तुझे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही। अब तेरे लिए कौन सी यूनिक ड्रेस बनवाऊं जो तुझे पसंद आ जाए? जानवी बोली, पता नहीं कैसा मॉल है, नाम तो इतना मशहूर है पर एक ढंग की ड्रेस नहीं मिल रही। हर्षित थोड़ा दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तभी जानवी को एक ब्लैक कलर की ड्रेस दिखती है। जानवी उस ड्रेस को देखते ही बोली, चलना, यह वाली ड्रेस ठीक लग रही है, इसे ट्राई करते हैं। और ईशानी को लेकर उस शॉप में चली जाती है। जानवी उस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। उधर उस ड्रेस को देखकर हर्षित का मुंह बन गया। वह किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी कुछ ड्रेसेस लेकर हर्षित के सामने खड़ा था। वह हर्षित से बोला, सर, यह हमारे शोरूम का बेस्ट कलेक्शन है। हर्षित उसमें से एक ड्रेस पसंद करता है और उसे लेकर ईशानी के पास जाता है। ईशानी ट्रायल रूम के बाहर अकेली खड़ी थी। हर्षित बोला, भाभी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ईशानी हर्षित को देखकर चौंक गई। वह बोली, वो मैं और जानवी शॉपिंग करने आए थे। हर्षित कहता है, तो कुछ पसंद आया? ईशानी बोली, नहीं, जानवी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। हर्षित उस ड्रेस को जानवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह ट्राई कीजिए, यह यहाँ की सबसे अच्छी ड्रेस है। ड्रेस देखते ही ईशानी की आंखें चमक उठी। यह एक फ्लोर लेंथ ब्लैक ड्रेस थी, जिसके शोल्डर पर स्टोन वर्क किया गया था। साइड में एक कट था जो ड्रेस को काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा था। ईशानी बोली, आपकी पसंद तो काफ़ी अच्छी है। हर्षित ट्रायल रूम की तरफ देखते हुए बोला,
और यूनिक भी। ईशानी जानवी को आवाज़ देते हुए बोली, जानवी ज़रा देख यह ड्रेस कैसी है, तो इसे ट्राई कर। जानवी अंदर से बोली, यार यहाँ की सब ड्रेस बेकार हैं, अब मुझे कुछ भी ट्राई नहीं करना, मैं बाहर आ रही हूँ। ईशानी बोली, बस यह लास्ट है, इसे ट्राई कर, अगर यह भी तुझे पसंद नहीं आई तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और यह कहते हुए जानवी को वह ड्रेस पकड़ा देती है। तभी ईशानी का फ़ोन बजता है। ईशानी फ़ोन उठाती है तो उसे वहाँ आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती, इसलिए वह बात करते हुए शोरूम से बाहर आ गई। उधर जानवी ईशानी को आवाज़ देते हुए बोली, शानू अंदर आ ज़रा, इस ड्रेस की जिप मुझसे बंद नहीं हो रही, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। हर्षित वहीं खड़ा था। जब वह जानवी की बात सुनता है तो ईशानी को ढूंढने लगा, पर ईशानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। जानवी फिर से ईशानी को आवाज़ लगाती है, क्या कर रही है, जल्दी आ। पर ईशानी तो वहाँ थी ही नहीं। जानवी जब कई बार ईशानी को बुलाती है तो हर्षित धीरे से ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जानवी दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। वह बोली, कितनी देर लगा दी, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, चल जल्दी से यह जिप लगा दे, पता नहीं कहाँ अटक गई। हर्षित ड्रेस की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के सामने ईशानी की खुली पीठ थी, जिसे देखते ही हर्षित के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह फौरन बाहर जाने लगा कि तभी जानवी की आवाज़ आई, जल्दी कर, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। यह सुनते ही हर्षित के कदम रुक गए। वह मुड़कर जानवी की पीठ को देखता है और एक गहरी सांस लेकर एक झटके से ड्रेस की जिप बंद कर देता है और फौरन बाहर आ जाता है। बाहर आते ही हर्षित को लगा कि उसका गला सूख रहा है, तो वह काउंटर पर जाकर पानी मांगता है। वहाँ का सारा स्टाफ हर्षित को जानता था, इसलिए काउंटर पर बैठी लड़की एक पानी की बोतल हर्षित की तरफ बढ़ा देती है। वह एक सांस में ही पूरी बोतल का पानी पी गया। अब जाकर उसकी सांस में सांस आई। ईशानी वापस आकर जानवी को आवाज़ लगाती है, और कितना टाइम लगेगा। तभी ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुला और जानवी बाहर आई। जानवी को देखकर ईशानी बोली, वाओ, यह ड्रेस तुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। हर्षित भी दूर से जानवी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसने जितना सोचा था जानवी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, ना जाने यह बिजली किस पर गिरेगी। रुद्र का ऑफिस। कुछ लोग रुद्र के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। रुद्र की गाड़ी जब वहां से निकली तो उसने अमन से पूछा, यह क्या हो रहा है। अमन बोला, सर यह सब बेलापुर गांव के लोग हैं। पहले तो इन्होंने अपनी मर्जी से हमें अपनी ज़मीन बेची और अब कह रहे हैं हमने ज़बरदस्ती इनसे इनकी ज़मीन छीन ली और पूरे पैसे भी नहीं दिए। रुद्र गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता हुआ बोला, ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो पैसे कमाने के लिए इस तरह का रास्ता अपनाते हैं। पर वह यह नहीं जानते इस बार इन्होंने किस पर इल्ज़ाम लगाया है। जो भी मुझ पर झूठा आरोप लगाता है उसे मैं कभी माफ़ नहीं करता। वह अमन से बोला, मेरे लॉयर से कहो इन सबको नोटिस भेजे। यह कहकर वह ऑफिस के अंदर चला गया। अमन कहता है, अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। बेलापुर गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे थे और सभी के चेहरों पर परेशानी झलक रही थी। एक आदमी बोला, अब हम लोग क्या करेंगे। इन बड़े लोगों के पास तो पैसा है, इसलिए वह यह कानून की लड़ाई लड़ लेंगे, पर हम गरीब लोग कैसे यह कानून की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा आदमी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था सरपंच की बात मान लो और जितना पैसा मिल रहा है उसे लेकर चुपचाप ज़मीन उन्हें दे दो। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे ऐसे कैसे चंद पैसे लेकर अपनी ज़मीन उन्हें दे दें। एक तो वह ज़बरदस्ती हमसे हमारी ज़मीन ले रहे हैं और पूरे पैसे भी नहीं दे रहे। एक आदमी जिसका नाम मुरली था वह बोला, अब तो एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है और वो है प्रिया दीदी।
उन्होंने कई बार जमींदार के धोखे से भी हमें बचाया और हमारे हक के बारे में भी हमें बताती रहती हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए। शांता ताई बोली, पर वह तो विदेश गई हुई है, वह हमारी मदद कैसे करेगी? मुरली बोला, अरे कुछ दिन पहले ही तो वह एनजीओ आई थी। इसका मतलब वह विदेश से वापस आ गई हैं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। रात का समय। एक बड़ी सी हवेली। एक आदमी जिसके चेहरे पर चालबाजी और मक्कारी झलक रही थी, बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसका खास आदमी हरिया उसके सामने खड़ा था। वह बोला, मालिक, गांव के लोग उस प्रिया मैडम के पास जाने की बात कर रहे हैं। अगर उसे सारी बात पता चल गई तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि प्रताप इंडस्ट्रीज से आया हुआ पैसा हमारे पास है। हमने गांव वालों को उसमें से सिर्फ कुछ ही पैसा दिया है और ज़बरदस्ती गांव वालों की ज़मीन उस कंपनी को दे दी। वह आदमी खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, ऐसा तो तब होगा ना जब वह प्रिया मैडम उस रुद्र प्रताप से मिलेगी। मैंने उस कंपनी की वॉचमैन को पैसे देकर समझा दिया है कि कोई भी गांव वाला या गांव वालों की तरफ से कोई भी आदमी आए तो वह कंपनी के अंदर नहीं जाना चाहिए। हरिया उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह मालिक, आपने तो काफी दूर तक की सोच रखी है। वह आदमी अपने मूंछों को ताव देते हुए बोला, यूं ही नहीं मैंने इतने सालों तक इन गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया है। अब तो यह सब मेरी मुट्ठी में है। मैं जब चाहूं इन्हें इस गांव से बाहर निकाल सकता हूं। यह है अमर सिंह, इस गांव का सरपंच, जो अपने जुल्म और अत्याचारों से गांव वाले को परेशान करता रहता है और वह बेचारे उसकी ताकत के आगे अपना सर झुकाने को मजबूर हैं। पर कुछ समय से प्रिया इन गांव वालों की मदद कर रही है ताकि गांव वाले अपने अधिकारों को समझें और कोई भी गलत फैसला होने पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुरली कुछ गांव वालों के साथ प्रिया से मिलने उनके एनजीओ आता है। वह प्रिया को बताता है कि कैसे प्रताप इंडस्ट्रीज के लोगों ने उनकी ज़मीन भी ले ली और पूरी कीमत भी उन्हें नहीं दी। अगर किसी ने ज़मीन देने से मना किया तो अमर सिंह के साथ मिलकर ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन छीन ली। प्रताप इंडस्ट्रीज का नाम सुनकर पहले तो प्रिया काफ़ी हैरान हुई, मगर वह फैसला करती है कि वह गांव वालों की मदद ज़रूर करेगी। अगले दिन वह रुद्र से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है, पर वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता। प्रिया उसे बताती भी है कि वह किसी ज़रूरी काम के लिए रुद्र से मिलने आई है, पर वॉचमैन फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अमर सिंह ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह प्रिया को रुद्र से बिल्कुल भी ना मिलने दे। अब प्रिया सोचने लगी कि वह रुद्र से कैसे मिले। तभी रुद्र की गाड़ी प्रिया के सामने से गुजरती है। प्रिया फौरन रुद्र की गाड़ी की तरफ भागी, मगर रुद्र की गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। प्रिया भी अपनी गाड़ी से रुद्र की गाड़ी का पीछा करने लगी। रुद्र की गाड़ी एक होटल के सामने रुकती है और रुद्र और अमन गाड़ी से बाहर निकलकर होटल के अंदर चले जाते हैं। अमन रुद्र के पीछे पीछे चल रहा था। वे लोग एक प्राइवेट रूम में चले गए, जहां कुछ और लोग रुद्र का इंतजार कर रहे थे। यह सब बहुत खतरनाक लोग थे, जो किसी डील के सिलसिले में रुद्र से बात करने आए थे। रुद्र उनसे बात कर ही रहा था कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अमन जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक वेट्रेस ड्रिंक लेकर आई थी। वह अमन को देखते हुए बोली, सर, आपका ऑर्डर। अमन उसे अंदर आने का इशारा करता है। वह सारी ड्रिंक टेबल पर रखने लगी। तभी एक आदमी बोला, सर्व करो। वह सबको सर्व करने लगती है। जैसे ही वह रुद्र की तरफ ड्रिंक सर्व करती है तो रुद्र उसकी तरफ देखता है और उसको देखते ही रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रुद्र अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता रहता है, पर बोलता कुछ नहीं। रुद्र की नजरें अपने ऊपर महसूस करते ही वह अपना सर झुकाकर
चुपचाप ड्रिंक सर्व करने लगती है। अचानक उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास छूटकर एक आदमी पर गिर गया। वह चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। वह बोली, सॉरी सर, गलती से गिलास हाथ से छूट गया। मगर उस आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह बोला, अच्छा, गिलास हाथ से छूट गया, दिखाओ तो अपना हाथ जिससे गिलास हाथ से छूट गया। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने वाला था, तभी रुद्र उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। रुद्र बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। और उसने सॉरी तो बोल दिया ना। पर उस आदमी का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वह रुद्र की तरफ देखकर बोला, आप बीच में ना आए तो अच्छा है। इस लड़की ने मेरा नुकसान किया है तो इसे सजा भी मैं ही दूंगा। यह कहते समय उसकी आंखों में जो चमक थी, रुद्र अच्छे से जानता था कि वह उसे क्या सजा देगा। रुद्र फौरन खड़ा हुआ और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, मीटिंग इज ओवर। रुद्र के ऐसा कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए। वह आदमी, जिसका नाम मिस्टर तनेजा था, बोला, मिस्टर रुद्र, यह आप सही नहीं कर रहे। आप इस मामूली सी वेट्रेस के लिए इतनी बड़ी डील छोड़कर जा रहे हैं। रुद्र के कदम एकदम से रुक गए। वह बिना मुड़े ही बोला, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता जो इंसान को इंसान ना समझे। यह कहकर वह वहां से उस लड़की को लेकर सीधा एक दूसरे रूम में आ गया। रूम में आते ही उसने झटके से उस लड़की का हाथ छोड़ा, जिससे वह गिरते गिरते बची। रुद्र गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कब से आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर आपके ऑफिस का वॉचमैन मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और यहाँ तक आ गई। आपके रूम के बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था, इसलिए मुझे वेट्रेस बनकर अंदर आना पड़ा। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे। यह थी प्रिया, जो रुद्र से मिलने के लिए इतनी परेशानी उठा रही थी। रुद्र बोला, यह कोई तरीका है किसी से मिलने का? तुम्हें कुछ आइडिया भी है वे कितने खतरनाक लोग थे? अगर मैं सही समय पर तुम्हें वहां से नहीं लाता तो वे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। प्रिया बोली, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। वह पूछता है, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो तुम्हें एक वेट्रेस बनना पड़ा? प्रिया बोली, आपकी कंपनी ने जो बेलापुर गांव के लोगों के साथ किया है वह सही नहीं है। आपने उन सीधे साधे लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया। एक तो आपकी कंपनी गलती करती है और ऊपर से उन बेचारे गरीब लोगों पर जुल्म भी कर रही है। यह सुनते ही रुद्र का गुस्सा, जो थोड़ा शांत हुआ था, एक ज्वालामुखी की तरह फट गया। वह प्रिया पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी के बारे में यह सब बोलने की? जानती भी हो मेरी कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आती है और तुम मेरी कंपनी पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे धोखेबाज तो तुम्हारे वह सीधे साधे गांव वाले हैं, जिन्होंने पैसे भी ले लिए और ज़मीन के कागज़ों पर साइन भी नहीं किया। प्रिया बोली, क्यों करेंगे वह उन कागज़ों पर साइन? उनकी ज़मीन, उनकी मर्जी। रुद्र बोला, उनकी मर्जी? अगर उनकी मर्जी के कारण मेरी कंपनी को ज़रा सा भी नुकसान हुआ तो मैं उस गांव के एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा, और साथ में तुम्हें भी। यह कहकर वह वहां से चला गया। प्रिया तो बस उसे जाते हुए देखती रही। वह अपने मन में बोली, जिस कंपनी के लिए तुम इतना अकड़ रहे हो, उस कंपनी की तो मैं कोर्ट में ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि तुम भी याद रखोगे। यह कहकर प्रिया भी वहां से चली गई। क्या करेगी प्रिया रुद्र की कंपनी के साथ? क्या रुद्र जान पाएगा अमर सिंह का सच? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।